किसान और किसानी की बात करूंगा। उन लोगों का साथ मिला है, उन लोगों का आशीर्वाद मिला है, कोई एक बार नहीं 7 बार मिला है। सर, जितना बड़ा मेरा चूरू लोकसभा क्षेत्र है उतना बड़ा पूरा हरियाणा है। अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन ने इस देश के अंदर खेती के रूप के अंदर और ग्रेन्स के रूप में जो मजबूती प्रदान हरियाणा और पंजाब ने करी है, एक नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, जहां पे हम ऑयल सीड्स और पल्सेस के ऊपर आज इंपोर्ट करने पे डिपेंडेंट है। अगर राजस्थान के क्षेत्र को पानी मिल जाता, ना मुंह छुपा के जिए न कभी सर झुका के जिए, सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिए। अब एक रात कम जिए तो कम ही सही, यही बहुत है कि हमने मशाले जलाकर जिए। सर, किसान क्या मांग रहा है? आज हमारे मंत्री महोदय ने कहा कि हमने सब कुछ लिख के दिया ही नहीं। तो आपने क्या लिख के दिया? क्या गारंटी दी? मांग क्या रहा है किसान? आज किसान और किसानी इतने बुरे हाल में है कि एक एमएसपी की गारंटी मांग रहे, लाखों करोड़ रुपए का बजट आप देश के अंदर बांट रहे हो। किसान को Comrades, this is Vanguard and today our guest Rahul Kaswaji, MP from Churu, Rajasthan and well-known prominent figure. इन्होंने जो टर्न है कांग्रेस का, इससे राजस्थान का पॉलिटिकल लैंडस्केप है जो रीसेव कर दिया है, स्पेशली इन वेस्टर्न एंड नॉर्थ राजस्थान। सो वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर, पहले तो मैं अभी आ रहा था आपके जो टाउन है, इसी से आपसे एक छोटी शिकायत है। सर, यहाँ सीवेज की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है और रोड के भी काफ़ी मैंने देखा इशू है। हाँ सर। सीवरेज अभी भारत सरकार का जो योजना है वो 1 लाख की पॉपुलेशन से ऊपर की ही है, और उसके अंदर चूरू जिले के 2 शहर हमारे चूरू और सुजानगढ़ इसमें शामिल हैं, जिसको हम अमृत सिटीज़ के नाम से बोलते हैं। और बाकी 1 लाख से कम की सिटी के अभी पहले चरण के अंदर सिर्फ पानी के पाइपलाइंस का टेंडर निकला है। वो करीब पूरे लोकसभा में हमारे 5-6 तहसील हेडक्वार्टर आते हैं, करीब 50 करोड़ रुपये टेंडर है वो। उससे पहले पानी की पाइपलाइन की व्यवस्था की जाएगी। फिर नेक्स्ट फेज़ में 1 लाख से कम की शहर के भी गांव शहरों को ड्रेनेज और सीवरेज से जोड़ने का काम किया जाएगा। ये बड़ा दुर्भाग्य है क्योंकि ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो एक सांसद नहीं कर सकता। ये प्रोजेक्ट सरकारों की नीतियों से चलते हैं, और सरकार अगर अपनी पॉलिसी बनाती है, अमृत का भी जो प्रोग्राम अभी हुआ 2-4 साल हो गए हमको, उन प्रोग्रामों को भी आज तक कंप्लीट नहीं कर पाए। बुरे हालात हैं सुजानगढ़ के और चूरू के, जहां आज भी गंदा पानी इकट्ठा होता है, गिनानियाँ भरी हुई हैं, रोडें टूटी हुई हैं। तो ये सरकारी प्लानिंग का बहुत बड़ा फेलियर है कि अमृत के नाम पे सिटी का नाम प्रोग्राम चालू किया गया, पर आज तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। बिल्कुल सही बात है, आज की तारीख में छोटे शहरों का नंबर नहीं आ पा रहा, और इसके कारण बहुत बड़ी समस्याएं आम नागरिक को होती हैं। ये टॉप डाउन से पॉलिसी से? यस। ओके सर, वन मोर थिंग, आप एक ग्लोबल इश्यूज पे मैं बात करूँगा। ड्यूरिंग मोदी पीरियड आप एंड वन मोर MP मीनाक्षी लेखी वर्चुअली सेवरिंग इन सेरेमनी ताइवान के प्रेसिडेंट की आपने अटेंड की थी। तो सर, ये इंडिया का स्टांस था या प्राइवेट मेंबर के तौर पे? या प्राइवेट मेंबर के तौर पे ही है। एक कंसुलेट है हमारी यहाँ पे ताइवान की, बिकॉज ताइवानीज़ कंट्री जो है उसकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट और बहुत बड़ा मैं ये कहना चाहूँगा इनपुट है टेक्नोलॉजी के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स में और सेमीकंडक्टर्स में। तो उनका भी काउंसलेट है, और उन्होंने हमसे कोऑर्डिनेट किया होगा जब उनके नए प्रेसिडेंट बने थे। तो विशेज़ के लिए हमने एक उनको बधाई दी थी कि प्रेसिडेंट बनने को, पर उसके ऊपर एक इशू क्रिएट हुआ था, बट दैट वाज रिजॉल्व्ड, इट वाज नॉट अ बिग इशू। बट सर, एजम्पशन लगा रहे हैं वेस्टर्न स्कॉलर है वो कि ये सिग्नल था टू चाइना। आई डोंट बिलीव। वो तो एक सिंपल एक जो हमारी अप्रोच ये रही थी उसमें कि बधाई के लिए, क्योंकि हम काउंसलेट की कई मीटिंग्स में जाते रहे हैं और भारत सरकार के भी काफ़ी सिस्टम के थ्रू ही हम उसके ऊपर इंटरेक्ट रहता है। काफ़ी MPs का रहता है, हर MP को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अलग अलग कंट्री के साथ में अपने फॉरम्स बनाकर, अपने एक्सचेंज प्रोग्राम्स के अंदर उनके MPs आते हैं, हमारे MPs जाते हैं। तो ये रूटीन प्रोसेस है, इट्स नॉट अ न्यू थिंग। इंडो जर्मन, इंडो ताइवान, इंडो इसराइल, इंडो US, इंडो जापान, अलग अलग फॉरम्स बने हुए हैं और काफ़ी एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं। पिछले जब मैं संसद में था पिछले टर्म में, तो जर्मनी का एक डेलीगेशन आया हुआ था MPs का, तो उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। उसी के तहत उनके प्रेसिडेंट जो न्यूली इलेक्ट हुए थे, री-इलेक्ट हुए थे, न्यूली इलेक्ट नए इलेक्शंस के बाद में, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन देने का एक वो मैसेज था। उस मैसेज को
मीडिया में अलग पर्सपेक्टिव से देखा गया, पर बाद में आई डोंट थिंक इतना बड़ा इशू रहा कि वो रिजॉल्व भी हो गया। इट्स ओके सर, आप इसके अलावा भी एज ए ऑफिशियल विजिट फॉरेन में गए हैं कहीं पार्लियामेंटेरियन तौर पे? बहुत फॉरेन में बहुत गए हैं। मोदी पीरियड में। हाँ, 10 साल के बिकॉज अंदर आप वोकल है सर। वो किसी गवर्नमेंट के होने से फर्क नहीं पड़ता, एक सांसद के रूप में सभी जाते हैं। हम यूनिवर्सिटी के एक्सचेंज प्रोग्राम्स में जाते हैं, हम कंट्रीज के एक्सचेंज प्रोग्राम में जाते हैं, हम अलग अलग कॉज के लिए भी, जैसे टीबी मुक्त है, जैसे अभी एनवायरनमेंट के ऊपर हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, जो CIA के साथ में हम MPs हैं 5-4, उसके ऊपर हम अभी ब्राज़ील के सभी MP का डेलीगेशन आया हुआ था। तो जैसे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, सिर्फ मात्र 0.6% ऑफ द लैंड इज़ फॉरेस्ट कवर में है, तो हम उसके ऊपर फोकस करते हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स को हम शामिल हों। कोई हेल्थ का है, कोई आपका एनवायरनमेंट को लेकर है, कोई स्किलिंग को लेकर है। तो एक सांसद जितना हमारे पास में हम टाइम स्पेयर कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मौका मिलता है, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। और मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में हमने एक्सचेंज प्रोग्राम्स में भी सांसद रूप में जाने का मौका मिला है, और मल्टीपल कंट्रीज़ में भी जाने का मौका मिला है एज ए सांसद, जहाँ पे एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं। कभी जर्मनी के हो गए, कभी ताइवान के हो गए, कभी जापान के हो गए। कई लोग MPs हर जगह नहीं पहुँच पाते, कुछ जापान चले जाते हैं, कुछ कहीं चले जाते हैं, उनके MPs भी आते हैं। तो एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, और अपनी पर्सनालिटी को और अपने काम वर्क एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में बड़ा हेल्प मिलती है उससे। एक जो आइडिया है या कोई इनोवेशन है बाहर से आप कैरी करके ले आए इन डेकेड में, आप डेकेड से पार्लियामेंट में कोई जो चूरू कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फॉरेन से? देखिए, आपको एक बात समझनी पड़ेगी यंग मैन, कि हम कोई एग्जीक्यूटिंग बॉडी नहीं है। हमारे पास हम डायरेक्टली कोई भी चीज़ को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। हम सिर्फ प्रोग्राम्स को प्रोग्राम में शामिल होकर लर्न करके एक्सपीरियंस लेके हम गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग में हेल्प आउट कर सकते हैं। लेट मी इंटरप्ट सर, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे स्किल इंडिया प्रोग्राम जब लागू हुआ था, जब कपल ऑफ MPs जर्मनी और सिंगापुर गए थे, तो जर्मनी की ड्वेल VET एजुकेशन सिस्टम है, जो स्किलिंग का बेहतरीन मॉडल माना जाता है, जिसमें ड्वेल VET मीन्स वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। आप वोकेशनल ट्रेनिंग भी लेते हो और साथ में अपनी एजुकेशन भी लेते हो, और आपको कुछ स्टेपेंड कुछ मिलता है भी आपको। तो वो जर्मन का मॉडल ड्वेल VET था। और सिंगापुर का बहुत ही डिफरेंट एक हाई क्लास सिस्टम था, स्किलिंग का प्रोग्राम था। अब वो प्रोग्राम को हमारी कंट्री में जब लागू हुआ तो उस रूप में लागू नहीं हुआ। तो आज कारण क्या रहा? हालात ये रहे कि स्किल इंडिया प्रोग्राम को चालू हुए 10 साल होने वाले हैं, पर आज भी उसकी सक्सेस स्टोरी बन नहीं पाई। बच्चों ने स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग करी, कोर्सेज कर लिए, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाई, और विद इन द मार्केट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट हमने ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड कर पाए। तो आज स्किल्ड बच्चों की जॉब के अंदर कहीं को जॉब में एब्जॉर्बिशन नहीं मिल पाई। तो प्रॉब्लम्स होती हैं, पर एज अ सांसद हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम डायरेक्ट इन्वॉल्व होकर हम अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कोई भी वर्क ला सकते हैं। पर ये होता है ज़रूर है कि लर्निंग एक्सपीरियंस से जब गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग कर रही होती है, या क्वेश्चन या पॉलिसी मेक हो चुकी है, उसमें कोई आपको रीचेंज करना हो तो, या रीलुक करना हो उस पॉलिसी को, तो उसमें वो एक्सपोजर आपको बड़ा हेल्प करता है। इंटरवेंशन कर सकते हैं आप? 100%। ओके सर, एक जो मतलब देखिए अपन लोकल लेवल पे चूरू की बात करूं, आप आइडियोलॉजी का तो मैं बात करूंगा ही नहीं, आपने पहले डिनाई कर दिया। आप इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं। चूरू सर एक बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ एग्रीकल्चरल मेनली बेस्ड है, जो भी यहाँ की रूरल पॉपुलेशन है जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है या लाइफ स्टॉक पे। तो यहाँ पे अभी मैं देखा आपके प्री मानसून बारिश भी हो गई है, बुआई भी हो रही है, लेकिन जो पर हेक्टेयर है, जो इवन डेवलपिंग कंट्री है उनसे भी हम पीछे है सर, ठीक है। एंड काफ़ी लाइक प्रोडक्शन में, यस सर, पर हेक्टेयर में लाइक डेवलपिंग कंट्री मेनी कंट्री ने, अफ्रीका में भी इससे भी हम पीछे है काफ़ी कंट्रीज है सर। तो इसमें सर हम कौन सा चीज़ें है जो ला सकते हैं इनोवेशन? हम सर क्या है कि डेकेड्स पीछे होती है जो वेस्ट की कॉपी करती है, जो इंडिया का अपना ओन आइडिया क्या है जो हम इनसे एज पा सकती है? देखिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपका। चूरू नेचुरली हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का 80% के लगभग का जो वाटर है, ग्राउंड लेवल वाटर, वो सलाइन है। हम डिपेंड करते हैं इंदिरा गांधी कनाल पे, या कुछ ट्यूबवेल के हमारा पोर्शन है सरदार शहर का, बीदासर का, रतनगढ़ का, एक बेल्ट है। बाकी हमारा कुछ पार्ट तारानगर में, नौहर भादरा में हमारे को भाखड़ा नांगल डैम का या इंदिरा गांधी कनाल का पानी मिलता है।
तो इरिगेशन का जो मेन सोर्स है वो हमारा ग्राउंड वाटर रहता है, वो सलाइन है। तो एक हमारी प्रोडक्शन नहीं आती। दूसरी क्या है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर एट लार्ज के अंदर टेक्नोलॉजी एआई का इस्तेमाल गवर्नमेंट्स कर सकती हैं। ये अब गवर्नमेंट ने नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग नाम पे प्रोग्राम चला रखे हैं, पर उनकी हैंड होल्डिंग नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे किसान अगर कल को ऑर्गेनिक फार्मिंग करता भी है या नेचुरल फार्मिंग करता भी है तो अपने प्रोड्यूस को किसके पास बेचने जाए? हमारे मंडियों में सिस्टम ही नहीं है, न वो एक मैकेनिज्म है जहाँ पे उसको हेल्प मिल सके। न गवर्नमेंट ने कभी इन नेचुरल फार्मिंग या जीरो बजट फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कोई निर्धारित अलग से एमएसपी रखी है ताकि किसान मोटिवेट हो। तो टेक्नोलॉजी और इरिगेशन के ऊपर कोई गवर्नमेंट ने बीते हुए इन 10, 15, 12 सालों में कोई भी वर्क नहीं किया है। जब तक इसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा, एक डेडिकेटेड पैसा चाहिए। आज एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो या वाटर कंजर्वेशन मिनिस्ट्री का बजट कितना है? एग्रीकल्चर का मैक्सिमम बजट तो हमारा पीएम किसान सम्मान निधि में चला जाता है, जो हम किसान को 17 रुपये प्रतिदिन देते हैं, जो 6,000 रुपये साल के बनते हैं। और वाटर जो मिनिस्ट्री हमारी बनी उसके अंदर हमारा मैक्सिमम पैसा कहाँ जाता है? वो हमारा चला जाता है जल जीवन मिशन के अंदर। तो पैसा जब तक हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम वाटर को टैप नहीं करेंगे। अब सोर्स ऑफ वाटर तो बदल नहीं सकता और वाटर की मात्रा बदल नहीं सकती, तो यूसेज है, उसको यूज करने का तरीका है, उसको हम बदल सकते हैं, सस्टेनेबल कर, उसको हम टेक्नोलॉजी के आधार पे ले सकते हैं। तो आज तक इन सालों में कहीं पर भी गवर्नमेंट का एक स्पेशल बजट नहीं है। हमारा जो बरसात का पानी है, जो मैंने अभी पार्लियामेंट में एक स्पीच भी दी थी कि हिंदुस्तान करीब 4000 BCM पानी का हमारा इंडिया में फॉल होता है रेन के मार्फत से। वो मैं देखता हूँ आर्टिकुलेटेड होता है। वो 1500 BCM पानी हमारा वेस्ट चला जाता है नदियों के मार्फत समुद्र में। उसका अगर हम 5 BCM पानी भी अगर हम सेव कर लें तो मैं समझता हूँ 50%, मोर देन 50% ऑफ राजस्थान के अंदर इरीगेशन की फैसिलिटी हो सकती है। तो टेक्नोलॉजी और साथ में इरीगेशन और एक हैंड होल्डिंग, जब तक चीज़ें नहीं होंगी इरीगेशन अप नहीं होता। अब हमारे किसान ही इतने बड़े एंटरप्रेन्योर्स बन चुके हैं, वो अपनी ही मेहनत से, अपने ही विचारों से, सोच के साथ में खेती के अंदर कुछ नाम कमा रहे हैं, पर गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो उतना हेल्पफुल नहीं है। बट सर किसान है या जो लोकल बॉडीज है वो सम सॉर्ट ऑफ फील करती है कि उनके पास ऑटोनॉमी नहीं है थोड़ी भी, कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इतना हो गया लोकल बॉडीज़ पे भी कि वो अपना कोई इन्वेस्ट के तौर पे और पे खुल के काम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा दे फेल्ट लाइक दैट। नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। कि देखिए पर रहता है क्या, पॉलिसीज़ के ऊपर वर्क करना पड़ता है। आपकी पॉलिसी क्लीन एंड क्लियर होगी तभी आप एग्जीक्यूट कर पाओगे। और एग्रीकल्चर जो हमारा चैप्टर है, जो उसके अंदर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की तो 80% पॉपुलेशन डिपेंडेंट है कि सब खेती पे करते हैं। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की हैंड होल्डिंग, क्या हुआ हमारे सॉइल हेल्थ कार्ड का, मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड जो बनाया गया, क्या हुआ उसका? लोगों ने मिट्टी की जांच करी, जांच करा के लोगों को सर्टिफिकेट मिल गए और लोगों ने सर्टिफिकेट फोल्ड करके टांड पे धर दिए। जस्ट सिंबॉलिक क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट के पास न प्रॉपर ट्रेनिंग थी, न कोई ऐसे सैंपल्स किसानों को क्रिएट किए गए कि भी इस किसान के खेत के अंदर इतनी न्यूट्रिशंस की कमी है, हमें ये चीज़ डालनी है। उससे किसान की कॉस्ट कम होती, उसकी प्रोडक्शन बढ़ती, उसके अंदर यूरिया केमिकल्स का यूटिलाइजेशन कम होता, तो उसका एक इम्पैक्ट दिखता, तो लोग कॉपी करते। सरकार ने बनाने पे जोर दिया, उसको चलाने पे कभी जोर नहीं दिया। अब हालात क्या है कि इंडिया 25 टाइम्स मोर यूरिया एंड DAP इंपोर्ट करता है एज जितना उसका सोइंग एरिया भी नहीं है। तो हम इतना ज़्यादा सोइंग होने, एक हम एक्स अमाउंट नंबर पे हम सोइंग करते हैं, उसका x × 25 टाइम्स हम इंपोर्ट करते हैं। सोर्स क्या है सर? हम फॉरेन से आता है, हमारा बहुत मोस्टली फॉरेन से आता है, कुछ लोकल सोर्स भी है और उसकी यूसेज नहीं है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। आज हम कन्वेंशनल खेती पे ही करते आए हैं। साथ में बीच बीच में हम जब ये टेक्नोलॉजी की कुछ चीज़ें लेके आते हैं, उसकी हैंड होल्डिंग किसान के साथ में होनी बहुत ज़रूरी है। और डिपार्टमेंट यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह फेल हुआ है। बीते हुए सालों में कुछ भी ऐसा हम दिखा नहीं पा रहे हैं कि जिससे किसान उसको कॉपी करे। अपने लेवल पे करता जरूर है, जैसे अब ड्रोन की ही बात चली, अब ड्रोन दीदी का नाम दिया गवर्नमेंट ने। पूरे चूरू जिले में एक ड्रोन दीदी है, मतलब एक ड्रोन है, कितना एरिया कर देगा कवर? एक ड्रोन है मात्र, लिटरली जो लीगली डॉक्यूमेंटेड है। एक ड्रोन है। सरकारें प्रेशराइज कर रही हैं कि आप नैनो यूरिया, नैनो DAP लीजिए। उसका यूसेज बहुत डेंजरस है। वो कितना यूसेज, क्योंकि वो नैनो के रूप में है तो उसका बहुत कम मात्रा को अंदर आपको पानी में मिक्सिंग करके उसको स्प्रे करना होता है। नहीं आइडिया होता और प्रेशराइज करने से मैं समझता हूँ इसीलिए गांव-गांव में बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। सर एग्जांपल दूं मैं, उसमें क्वालिटी में नैनो यूरिया
स्पेशली मैंने अपने फील्ड में मूंगफली में यूज़ किया था सर। जो सारे लोग हैं वो इवन चीप प्राइस पे आता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि मैं फसल बेक रह गई, हमारी फसल भी नहीं बनी। यूरिया में पता नहीं कहाँ इसमें लेक है क्वालिटी में। एंड वन मोर थिंग सर, आपने जैसे बताया यही रीज़न है कि चूरू से स्पेशली माइग्रेशन ज़्यादा होता है अपन लोकल, या जयपुर दिल्ली या साउथ या फिर अरब कंट्रीज़ में भी आपके चूरू के काफ़ी है। एक सोर्स वो भी है, रेमिटेंस भी आपके आता है। लेकिन सर उनको अपन लोकल लेवल पे एग्रीकल्चर के अलावा जो इन्वेस्टर है, आप यहाँ पे चूरू में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, फार्मिंग सेक्टर में कर सकते हैं या अदर फील्ड है टेक इनोवेशन में, तो ऐसे लोकल लेवल पे आप कोई अप्रोच किया है आपने? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ये चीज़ें जो आप कह रहे हो, एक बेसिक किसी भी एरिया के अंदर डेवलपमेंट जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि उसका कोर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। हमारा पास में आज तक में 3 से ऊपर, हमारे पास 4 के लगभग नेशनल हाईवेज हैं। वी आर हाईली कनेक्टिव, बड़ी हमारी रेल कनेक्टिविटी है, पावर भी हमारे पास में है। सबसे बड़ी बात है हमारे पास में मेन मास्टर गैस पाइपलाइन भी है जो जामनगर से अपनी बठिंडा जाती है, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से पास करती है। पर ये चीज़ें ऐसी हैं कि हम एज अ सांसद उस बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर काम नहीं कर सकते, हम बेसिक ढांचे को मजबूत कर सकते हैं। अब बीते हुए मैं 10 साल से सांसद हूं, तो हमने कोशिश करके एक 4 लेन रोड बनाई है, 3 नए राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में बन गए हैं। हमने 32 से ऊपर ट्रेन चलाई है, पूरा ट्रैक हमारा इलेक्ट्रीफाइड है। इवन हनुमानगढ़ से और रेवाड़ी की लाइन को हमने बाईपास तक बनवा रखा है। हमने बेसिक कोर तो खड़ा कर दिया और हमारे पास गैस की पाइपलाइन भी है। पर ये सरकार जब मेक इन राजस्थान करती है या मेक इन इंडिया की बात चलती है, जब इन्वेस्ट इन राजस्थान का प्रोग्राम होते हैं, उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम चेकआउट करना पड़ता है और सरकार को हैंड होल्डिंग करनी पड़ती है। और जो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे न तो राजस्थान के अंदर जैसे माइंस, मिनरल्स या टूरिज्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, चूरू में तीनों चीज़ लैक करती हैं। ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, ऐसे एरियाज को सरकार को ही होल्ड करना पड़ेगा और वहाँ स्पेशल स्कीम्स निकाल के। आज जयपुर से दिल्ली से हमारी दूरी मात्र 200-250 किलोमीटर की है, तो ऐसे के अंदर हम एक एंसिलरी यूनिट की बहुत बड़ी एक सिस्टम को क्रिएट कर सकते हैं। पर गवर्नमेंट का ही प्रेशर, गवर्नमेंट का ही इनिशिएटिव होगा कि ऐसे बैकवर्ड एरियाज रह गए हैं जहाँ पे खुद का, इसीलिए हमारे बच्चे एंटरप्रेन्योर्स ज़्यादा हैं और देश दुनिया के अलग अलग कोनों में काम करते हैं। सरकारी नौकरियों में हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और वो इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि लोकल पोटेंशियल नहीं है कि उसके ऊपर कोई बिजनेस को क्रिएट किया जा सके। कोई आपकी लॉबी है, कांग्रेस अब तो बड़ी लॉबी है पार्लियामेंट में, उसके तौर पे इंटरवेंशन, और मैंने इन्वेस्टर को बात की तो मैंने बैकडोर पे बात की, लाइक लोकल इन्वेस्टर है आपके जो भी है, अभी तो देहात से भी निकल रही है, तो वो आपने ये रोड मैप तैयार कर दिया, ढांचा तैयार कर दिया, उस पर इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहन बहुत जरूरी। मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे सलाइन वाटर बहुत है, तो झींगा मछली का बहुत बड़ा स्कोप हमारे यहाँ पे है। अब झींगा का एक इंडिया में करीब झींगा चूरू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10,000 हेक्टेयर लैंड को इनलैंड फिशरी के लिए आइडेंटिफाई किया था। पीएम हमारी स्कीम थी उसकी मत्स्य संपदा योजना। तो उसके अंदर इनलैंड फिशरी जो समुद्र से हटकर हैं, ऐसे मेन लैंड्स के ऊपर फिशरी की बात की गई। अब हमने पुश किया, पहले यहाँ पे कनेक्शंस अलाउड नहीं थे, गवर्नमेंट से कनेक्शंस की बात करी। वाटर कमीशन कंजर्वेशन का जो हमारा कमीशन है, फरीदाबाद में ऑफिस है, उनसे परमिशन दिलाई, ग्राउंड वाटर की सारी व्यवस्था कर दी। पर अब हमारी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इतनी हाई है कि हमारा बॉर्डरिंग हरियाणा है या गुजरात है, उनकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हमारी से हाफ कॉस्ट पे आ जाती है। तो किसान का पड़ता नहीं खाता। जो प्लांट लगे हमारे 600-700 प्लांट लगे, अब वो धीरे धीरे बंद हो रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कंपटीशन इतना है कि एक किसान के साल का 10 से 12 लाख का फर्क पड़ जाता है बिजली बिल के अंदर। तो सरकार को लोकलाइज में, अगर हम झींगा को बहुत बड़ा हब बना सकते थे चूरू को, जो दिल्ली के नज़दीक है और डिमांड मार्केट दिल्ली का, अभी तो हम एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं, लोकल में काम आ जाता। पर वही है, अब गवर्नमेंट तैयार नहीं है बिजली ग्रेड कम करने के लिए, तो वो इंडस्ट्री गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के कारण दब के जा रही है और बंद होने के कगार पे आ गई है। इट्स क्रोनी बिग प्रॉब्लम। क्रोनी कैपिटलिज्म बिग प्रॉब्लम? नो, आई डोंट थिंक क्रोनी कैपिटलिज्म का इसमें इशू नहीं है। ये गवर्नमेंट की एक राइट अप्रोच का बहुत बड़ा विषय है। जब स्टार्टिंग में सांसद थे तो यहाँ पे फिशरी का ऑफिस नहीं था चूरू के अंदर, वो ऑफिस खुलवाने में हमें 1.5 साल लग गया। फिर हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हम 2-2.5 करोड़ रुपये की लैब लेके आए कि यहाँ ऑटोमेटिक हमारी खुद की लैब हो। उस लैब को बनने में आज 3 साल से ऊपर लग गए। तो चीज़ें, जो ब्यूरोक्रेसी का जो टाइम स्लॉट है वो इतना बड़ा है,
इतना लिथार्जिक हो जाता है कि इन्वेस्टर का मन टूट जाता है। ओके सर, वन मोर थिंग, मैं डूंगरगढ़ रीजन से आता हूँ और पहले आपके फादर साहब हो गए, बुढ़ानिया साहब हो गए, उनके पीरियड में हम चूरू में रहे हैं। तो एक हमारे ग्राउंड वाटर डिग्रेडेशन हो रहा है काफ़ी, एंड जब हमारे 300 फीट पे था अभी 1000 फीट पे 1200 फीट पे हम जा रहे हैं। वहाँ तो नहर का भी स्कोप नहीं दिख रहा है इन फ्यूचर राइट नाउ। सो उसका भी आपको वॉइस रेस सर करनी है, ये मेरी पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है सर पार्लियामेंट में। देखिए जरूर, बिल्कुल मैं तो हमारे लोगों का जुड़ा हुआ है स्पेशल आपके मुझे फादर पता साहब से है, और बुढ़ानिया डूंगरगढ़ मेरे पिताजी का बहुत लाडला रहा है, 3 बार पिताजी सांसद वहाँ से बने हैं। और जो एक इशू जो हमने सोचा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए इरिगेशन दुनिया भर में जब भी किसानों तक पहुँचाया गया तो उसको कहीं ना कहीं उसकी होल्डिंग की जाती है। हमारा फ्री फ्लो रहा है और शायद कहीं ना कहीं हम उसका ओवर यूसेज कर चुके हैं। एक नासा की रिपोर्ट थी कि ये डूंगरगढ़ का सरदार शहर का सारा बेल्ट है वो 3rd जनरेशन का पानी भी कंज्यूम कर चुका है। क्योंकि हमारा जो हम फसलें ले रहे हैं, अब इरिगेशन सरकार दे रही है तो सरकार को क्रॉप मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, और क्रॉप मैनेजमेंट के तो क्रॉप को परचेज भी करना पड़ेगा। तो ये पूरी चेन सिस्टम है। अकेला किसान बेचारा कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो वो हर चीज़ देखनी पड़ती है। वो कमियां रहीं, उसी का नतीजा है कि करते 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 आज पानी इतने से चला गया। सर ये मैं बताऊं, क्रॉप होल्डिंग अभी हमारी क्रॉप्स जो नेक्स्ट अभी बो रहे हैं मूंगफली, हमारी जो पहले वाली मूंगफली है वो ट्रॉलियां अभी तक लगी पड़ी है नापा सर, लोनकंड सर, डूंगरगढ़ में अभी तक हमारी नहीं तुल रही है। MSP वाला तो बंद भी हो गया सर, इवन प्राइवेट भी नहीं ले रहे हैं। ये हालात है हमारे साथ। बिल्कुल है जी। देखो आज ये रेज भी किया था गहलोत साहब ने इशू भी आपके एंड सर, एक मैंने पर्सनल लेवल पे आपकी जो ग्रास रूट के इश्यूज़ है मैंने देखा, तो मेरे वेरियस स्कॉलर फेलो है, तो आपने एक UGC का मैटर था, एक फेलो ने ऑनलाइन आके आपको अप्रिशिएट भी किया था। आप गए थे पर्सनली, गाड़ी में लेके गए थे और UGC का उनका स्कॉलरशिप बंद हो गई थी, आपने चालू भी करी थी। तो सर रिसर्च एंड इनोवेशन में सरकार डिक्रीज कर रही है ईयर वाइज, हर बजट में डिक्रीज कर रही है, और जो UGC फेलोशिप है वो भी सर आ नहीं रही है प्रॉपर। तो उसमें सर क्या आप कैसे देखते हैं इसको कि देखिए इनोवेटिव माइंड कहाँ से पैदा होंगे? देखिए मेरा ये खुद का ये मानना है कि एज हम जनता की आवाज़ हैं। एक सांसद के रूप में किसी भी व्यक्ति को दिल्ली की गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम होगी, हमारा फ़र्ज़ है कि उसको जाके साथ उसकी हेल्प की जाए, और जो लकूने हैं उनको मिटाकर पब्लिक एट लार्ज में जो उसके पात्र व्यक्ति कोई भी हो उसको उसको पात्रता का लाभ मिले। ये हमारा माइंडसेट होना चाहिए। कोई भी आता है, हम कोशिश करते हैं अगर फ़ोन पे काम हो जाए फ़ोन पे, लेटर से अपना पर्सनली भी मेरे को जाने में कोई आपत्ति नहीं होती। यही मैंने मेरे फादर से सीखा भी है पॉलिटिक्स में। अब जो आप बात कर रहे हो, देखो राहुल गांधी जी ने एक पार्लियामेंट में स्पीच दी थी, और उस स्पीच को मैं समझता हूँ हर यूथ को दोबारा सुनना चाहिए। वो हमारे आने वाले कल की स्पीच है। आज हम जिस एरा में जी रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी के एरा में जी रहे हैं, हम AI की एरा में जी रहे हैं। हमारे बच्चों को हमें रिसर्च पे बहुत बड़ा फोकस करना पड़ेगा। हमारी रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन होगी, हमारे को साइंस बेस्ड एजुकेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अदरवाइज हम जॉब मार्केट से बहुत ज़्यादा बाहर हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। हमारे जो बच्चे आज गाँव में पढ़ रहे हैं, गाँव के स्कूल्स हैं, आज चूरू के अंदर मैं समझता हूँ 18 से 20% स्कूलों में भी साइंस नहीं है। जहाँ है वहाँ पर भी प्रॉपर टीचर्स नहीं है। ऐसे के अंदर हमने एक जनरेशन को तो कंपटीशन से ही बाहर कर दिया है। I can say we all schooled but not literate. No, we are literate, we are educated, and everything is perfectly fine on that place. I don't want to challenge that system itself. But मेरा ये मानना है कि आज की नीड क्या है? आज की नीड टेक्नो बेस्ड है, आज की नीड AI बेस्ड है, आज की नीड साइंस बेस्ड है, आज की नीड रिसर्च बेस्ड है। हम कितना रिसर्च पैसा खर्च कर रहे हैं? इंडिया में समझता हूँ वन ऑफ द कंट्री होगा जो मिनिमम से मिनिमम अपना पैसा खर्च करता है रिसर्च के ऊपर। हमें रिसर्च की हर फील्ड में जरूरत है, हेल्थ में बहुत ज़रूरत है, साइंस में बहुत ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट का फोकस होगा तभी ये चीज़ें, और गवर्नमेंट को अपना ये पैसा निकालना ही चाहिए। बच्चों का फ्यूचर का सवाल है, और गवर्नमेंट स्कूल्स में कंपलसरी साइंस होनी चाहिए, मेरा मानना है। सर एक आपने बात की इस पे, तो चाइना में रिसर्च में भी आगे है, मैन्युफैक्चरिंग में आगे है। ओवरसीज़ कांग्रेस के प्रेसिडेंट है श्याम पित्रोदा जी, उन्होंने कहा था कि हम एज इसमें ले सकते हैं कि सर्विस सेक्टर में इंडिया को फोकस करना चाहिए, फुल्ली मैन्युफैक्चर में नहीं करना चाहिए, इसमें हम आगे जा सकते हैं। एंड इसमें FTA में हमें इंक्लूड कर नहीं रहे, कोई भी कंट्री इंक्लूड नहीं कर रही है कि सर्विस सेक्टर में इंडिया को खुली छूट दी जाए।
पर राहुल गांधी जी ने पीछे अभी यूएस में थे शायद, उन्होंने वापस इस चीज़ को डिनाई किया एंड पैरेलल की मैन्युफैक्चरिंग भी होनी चाहिए, सर्विस सेक्टर को भी ध्यान देना चाहिए। तो हम कंट्री लाइक चाइना, इनसे एज में कौन सा सेक्टर है जिसमें हम एज ले सकते हैं, देखिए कर सकते हैं? हमारी कंट्री की सबसे बड़ी एसेट हमारी पॉपुलेशन है, पर उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया तो लाइबिलिटी बन जाती है। और सर्विस सेक्टर अकेला ही सब कुछ नहीं हो सकता, मैं इसे एतबार नहीं करता। मेरा यह मानना है कि मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में रिसर्च भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मैन्युफैक्चरिंग है, गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया, PLI स्कीम, आत्मनिर्भर भारत, 3 बेहतरीन स्कीमें लॉन्च करी हैं। उसके बावजूद भी 2024-25 में मात्र 3 इंटरनेशनल कंपनी आई इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। जब तक हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नहीं जाएंगे, हम इंटरनेशनल मार्केट का जो बड़ा चंक है उसको नहीं ले सकते। आज चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया इंटरनेशनल मार्केट का, हर कंट्री का एक पैर उस कंट्री के अंदर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। हमारे को भी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को जॉब क्रिएशन में लगाना है तो हमें इसके ऊपर फोकस करना ही करना पड़ेगा और हमें कहीं ना कहीं उसके लिए कॉम्पिटिटिव बनना पड़ेगा। चाइना की सक्सेस स्टोरी 25 से 30 साल की है, एक 25 से 30 साल हिंदुस्तान को भी अच्छी लीडरशिप के साथ में चाहिए 78 के बाद और अच्छी अप्रोच होगी तो मैं समझता हूँ कि हमारे में बहुत पोटेंशियल है। हमारे बच्चे देश दुनिया में नाम कमा रहे हैं, पर राइट पाथ मिलेगा और राइट स्कीम्स होंगी, राइट विजन होगा, विजन टू हेल्प। आज विजन ऐसा बन गया है कि हेल्प नहीं, कैसे लेग पुलिंग करी जाए, तो पुश बैक करने का सिस्टम चलाओ उससे। और कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी में बहुत हाई लेवल के रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है। जब तक वहाँ रिफॉर्म्स नहीं आएंगे, हमारी कोई भी स्कीम, कोई भी प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। पेपर में तो अच्छा लगता है पर फील्ड प्रैक्टिकल में वो काम हो नहीं पाता और उसके लिए रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्या आप सोचते हैं कि गवर्नमेंट जस्ट शॉर्ट टर्म गेन के लिए कर रही है ये सब, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं? गवर्नमेंट को पब्लिक ने तीसरी बार मौका दे दिया है। आज की तारीख में तो गवर्नमेंट खुद को और गवर्नमेंट के जिनमें जो लोग हैं, पार्टी के लोग, खुद को सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा कि आपकी कितनी स्कीम्स जो आपने अनाउंसमेंट करी आज कामयाब हैं कि नहीं है और क्यों कामयाब नहीं है। चाहे आप जल जीवन मिशन देख लो, टोटल फेल हो गई। आप RDSS देख लो, इलेक्ट्रिसिटी को देख लो, आज भी लोग ढानियों में लाइट के लिए तरस रहे हैं। आप सांसद आदर्श ग्राम बनाया, मेक इन इंडिया बना दिया, अमृत सिटी बना दिया, आपने 50 चीज़ें लॉन्च करी, स्किल इंडिया प्रोग्राम बनाया, कहाँ हैं आज वो चीज़ें? वो इस्टेब्लिशमेंट्स कहाँ नजर आते हैं? जनता ने तो 3 बार मौका दे दिया। क्यों दिया मौका आपको? क्योंकि शायद कांग्रेस अच्छा काम नहीं कर पा रही होगी, ये तभी तो मौका दिया। आपने क्या करा? तो मुद्दे बहुत हैं और सरकार को खुद को मंथन करना है, पर पब्लिक तो इस लार्ज को समझ रही है। अब सारा ऑप्टिक्स सिर्फ मोबाइल पे जिंदा रख के आप सोचते हो राजनीति चलती रहेगी, तो मैं नहीं मानता कि इस देश का युवा इसको सस्टेन कर पाएगा। इसका विरोध होगा। आज बेसिक लाइफ के लिए लोग तरस रहे हैं। आज भी गांव में चूरू जैसे मैं बता सकता हूं कि आज भी पीने को पानी, बिजली, सड़कों की डिमांड। अब सड़कों का देखिए, आज भी गांव के अंदर सड़कों की डिमांड है। आपने PMGSY के फेज 2 और 3 में कहा कि हम बनी हुई सड़कों को चौड़ी करेंगे और अच्छी नई सड़कें और बना काम करेंगे। अचानक फेज 4 निकाला आपने, वो चैप्टर ही बंद कर दिया और कहा कि 250 किलो की आबादी के गांव जो रह गए हैं उनको जोड़ेंगे। पूरे चूरू जिले में एक गांव मिला, एक गांव, मात्र एक गांव, चाड़वास की ढाणी मिली जहां पे हमें रोड से जोड़ना है। तो इस सरकार को ही थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा। काम हो नहीं रहा है, आप घोषणाएं जरूर कर रहे हैं, टीवी पे अच्छा आ रहा है, लोग मोमबत्तियां लेकर घूम रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, सब काम हो रहे हैं, पर जी काम धरती पे नहीं हो रहा है। इसलिए रिफॉर्म्स लाने बहुत जरूरी है। MP-लेड के अंडर सर फंड है, उसमें किस हद तक ट्रांसपेरेंसी है? आपका पब्लिक डोमेन में है जहाँ भी एक्सपेंडिचर होता है, या जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनका पब्लिक डोमेन में कुछ हमारा कर सकते हैं? पब्लिक डोमेन में हर चीज़ होती है। इट्स MP-लेड का गवर्नमेंट पब्लिक का पैसा है और उसकी कोई वैल्यू तक छोड़ी नहीं गई है। आज 10-12 साल से 5 करोड़ रुपए की MP-लेड फंड मिलता है। अगर 5 करोड़ मिलते प्रति साल, मेरे पास में 8 तहसीलें हैं तो करीब 55 लाख रुपए मिलते हैं प्रति साल एक तहसील को। चटनी नहीं होनी। और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में वैसे बता दूं तो करीब 400 से ऊपर पंचायतें हैं, तो एक तहसील में, एक पंचायत में 1 लाख रुपये मिलता है। अब 1 लाख रुपए में आप क्या काम करा सकते हो वो तो ये सरकार ही बता सकती है। आज से 15 साल पहले भी 5 करोड़ थे। आज MLA का MLA-लेड फंड
5 करोड़ रुपये प्रति तहसील हो चुका है। सरपंच लेता है 1 से 1.25 करोड़ रुपये प्रति पंचायत, MP लेता है प्रति पंचायत 1 लाख रुपए। कुछ भी करवा लो वो नज़र ही नहीं आएगा आपको, और उसकी कोई वैल्यूएशन रहती नहीं है, क्योंकि जिस गांव में भी, और उसका हालत ये है, अगर आज आप गांव में चले गए, गांव का टूर प्रोग्राम बनाओगे, तो गांव का एक व्यक्ति आपसे पहला काम गांव में काम मांगेगा, क्योंकि हर गांव को विकास चाहिए, तो विकास के पैसे मांगेगा और सांसद के पास पैसे देने को होते नहीं है। बड़ी एम्बेरसमेंट की सिचुएशन रहती है। राहुल कसवां जी की कोर फिलोसफी क्या है, पॉलिटिकल कोर? डेवलपमेंट। हम डेवलपमेंट के लिए बने। प्रजातंत्र आया ही इस चीज़ के लिए था कि लोगों की जो जीवन शैली है, जो लोगों की दिनचर्या है, उसको अच्छा किया जाए, सेफ किया जाए, हमारे बच्चों को पढ़ाई का अच्छा माहौल मिले, और बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरा करें। हम डेवलपिंग नेशन है। हम 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद भी आज भी बेसिक चीज़ों के लिए लड़ते हैं। मैं जब MP बना था 2014 के अंदर, उससे पहले तो मेरे ज़िले के हर स्कूल में, ज़िले के हर गांव में रोड थी, हर गांव में लाइट थी, बेसिक ढांचा फादर के टाइम में पूरा हो चुका था। पर फिर भी आज भी हम गांव में जाएंगे तो एक रोड तो आगे थी, पर बाकी 3 रोड गांव की कौन लाके देगा? नीड तो होगी, पर सभी इकोनॉमी होगी तो वही हमारा मेन मकसद रहना चाहिए। एज अ जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम कैसे गवर्नमेंट के साथ में तालमेल कर जितना हो सके गवर्नमेंट की स्कीमों को लाएं और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का डेवलपमेंट करवाएं। यही हमारा काम है, इसी के लिए हमें चुना गया है और यही हमें करना चाहिए। सर, आपकी आज़ाद सोच है, पार्टी लाइन से मैं एक, आप अवॉइड मत कीजिए पार्टी लाइन से, और जो भी आपकी पॉलिटिकल फिलोसफी है उससे आज़ाद सोच है, वॉर रूम के बाहर आप एक्सप्रेस कर सकते हैं? कभी एक्सप्रेस किया आपने वॉर रूम के बाहर से? इंटरनल डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहा। डिफरेंस क्या है? कांग्रेस एंड बीजेपी में आपने बोथ में काम किया है, कांग्रेस में जस्ट आई। देखिए, कांग्रेस में मैं हूँ, मुझे कांग्रेस ने अपनी परिवार का हिस्सा बनाया है, मुझे एक जिम्मेदारी दी है, और मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से कि भी जो मैं चीज़ मैंने महसूस करी है वो है कम्युनिकेशन है। आपसे आप बात कर सकते हो, आप अपनी बात रख सकते हो, सुनने वाले लोग हैं जो आपकी बात सुन सकते हैं। मुझे बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आता है, और मैं ये मानता हूँ कि एक जिम्मेदारी जो मुझे पार्टी ने दी है, उस जिम्मेदारी पर हम काम कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत भी करेंगे, और साथ साथ में हमारी डिस्ट्रिक्ट का, हमारी लोकसभा क्षेत्र चूरू का जितना हो सके डेवलपमेंट ही हमारा फोकस है, उस पर रहेंगे, ताकि मेरे क्षेत्र के अंदर बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, एजुकेट हों और अपना नाम, अपने परिवार का नाम और परिवार की खुशहाली को बढ़ाएं। ये हमारा परम धर्म है, उसके ऊपर मैं अपना पूरा फोकस रख के काम करता हूँ। पार्टी भी एक इम्पॉर्टेंट है, पार्टी के भी बहुत काम है, वो काम भी करने भी इम्पॉर्टेंट है, पर वो कमिटमेंट बहुत अलग लेवल की होती है। दोनों कमिटमेंट्स के ऊपर खड़ा होना बहुत टफ होता है, पर हम कोशिश करते हैं। पर मेरी पहली प्रायोरिटी मेरे सांसद के रूप में जो जिम्मेदारी मुझे जनता ने दी है, ये 22 लाख मेरे वोटर्स थे, 25 लाख से ऊपर मेरी पॉपुलेशन है, इसके लिए जीते हैं, मरते हैं और काम करते हैं। आपके क्रिटिक्स कहते हैं राहुल कसवां जी ऑप्टिमिस्टिक है, अपॉर्चुनिस्ट है, अभी वहाँ मतलब फील्ड नहीं मिला तो शिफ्ट हो गई, उसका जवाब? देखिए, मैंने पार्टी को एक बात ज़रूर कही थी कि मेरा कसूर क्या है वो आप मुझे बता दीजिए अगर मैंने कोई गलती करी, क्योंकि जिस पैशन के साथ में हम MP की पॉलिटिक्स करते हैं या हमने करी है, वो दूसरा रेप्लिकेट करना बहुत टफ होगा, क्योंकि मेरे फादर भी एक्टिव थे, मेरी मदर भी MLA ग्रुप में एक्टिव थी, मैं भी एक्टिव था। एक के घर के 3-3 जने हम लगते थे। हमने 20,000 करोड़ से ऊपर के काम करवाए थे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। हमारी रीच बहुत सॉलिड थी, हम हर सुख दुख में पहुंचने की कोशिश करते थे। आप जिम्मेदारी फील कर रहे थे? आज तक भी हमारे पर कोई भी एक पैसे का इल्ज़ाम पॉलिटिक्स में लगा नहीं पाया, ये सब लोग जानते हैं। अब ऐसे हार्डवर्क करने के बाद में पार्टी ने कहा कि हम आपको टिकट देना नहीं चाहते, तो मैंने पूछा था रीज़न क्या है, ताकि उसको इम्प्रूव किया जाए। रीज़न उनके पास कोई था नहीं, रीज़न था उनका काका। जो काका जी की खुजली हुई तो उन्होंने रीज़न वो पैदा किया गया, इसीलिए हमने उसका बात का विरोध किया। अगर पार्टी की पॉलिसी होती कि हर एक व्यक्ति जो पार्टी में टिकट लड़ रहा है, चुनाव लड़ेगा, वो 2 बार ही लड़ेगा, तो मैं पहला होता। मैंने MLA की सीट भी पार्टी के लिए ही छोड़ी थी। 1977 में मेरे ग्रैंडफादर ने पहला इलेक्शन कंटेस्ट किया था सदरपुर विधानसभा से। हमने उसके बाद तक कोई चुनाव छोड़ा नहीं, चाहे हम हारे चाहे हम जीते, हम वहीं रहे। और बल्कि हम 11 इलेक्शन लड़े, जिसमें हम खाली 3 ही जीते, 8 हम हारे भी थे, तब भी हम पब्लिक के बीच में रहे। पार्टी ने कहा कि जी हमारी पॉलिसी ये है कि हम एक परिवार में एक ही टिकट देंगे। अब सुनते रहिए, उसके बाद भी हमने वो MLA की सीट छोड़ दी। उसके बाद मेरे छोड़ने के बाद में पार्टी ने ऐसे 3 परिवारों को टिकट दी जिनके MP भी घर पे हैं और MLA भी घर पे हैं। तो मेरा ये ऑप्टिमिस्ट और ऑप्टिमिस्टिक बोलना बड़ा आसान है, रीज़न होना बहुत ज़रूरी है। एक व्यक्ति डिसाइड करेगा हमारे कल का कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे।
हमारा फैसला जनता करती है, और जिस दिन जनता ने फैसला बदला अपना, उस दिन हमें स्वीकार होगा। किसी काका के कहने से फैसला बदलेगा तो स्वीकार किसी आदमी में नहीं होगा। आप राइवल किसको मानते हैं अपने? आप अपना राइवल किसको? मेरा राइवल कोई नहीं है, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता मेरी राइवलरी पैदा हो। वन मोर थिंग सर, कि काका को टारगेट करने से जो रूरल आपका जो बेकिंग है या आपकी मासेस जो सपोर्टर है वो रूरल है, काका को एक को टारगेट करने से कि और जो कोर इश्यूज़ है उन पे ध्यान न दे के कैंपेन इजी हो गया और जो मासेस है वो मोबिलाइज हो गई राहुल कसवा जी के पीछे, ये इजी हो गया काका को टारगेट करने से? देखिए, मैंने काका का ने जो खुद ने ही स्टेटमेंट दिए, खुद ने ही ये एंश्योर कर दिया दिसंबर में चुनाव, खुद जब चुनाव हार गए थे, कि मैं टिकट लेने दूंगा नहीं। ये मेरी क्रिएशन नहीं है, ये उन्होंने सेल्फ अक्लेम्ड उनकी डिक्लेरेशन थी ये, कि मैं हूं वो व्यक्ति जो टिकट लेने दूंगा नहीं। मेरा कहीं बोला हुआ नहीं था, मैं टिकट लेने दूंगा नहीं, मैं चुनाव में आने दूंगा नहीं, मैं जीतने दूंगा नहीं। आज से नहीं, 15 साल से उनकी कोशिश रही है हमारे को चुनाव हराने की, तो जनता का आशीर्वाद इसलिए हारे नहीं। और जब इलेक्शन जिस मुद्दे पर लड़ा गया था, मैंने जब मेरी जो बुकलेट बनाई थी 2024 के चुनाव से पहले, जो 10 साल का मेरे कार्यकाल था, हम 32 ट्रेन लेके आए थे यहाँ से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का हाईएस्ट पेड कॉन्स्टिट्यूंसी चूरू है, पूरे राजस्थान में हम टॉप में है। हम 3 नेशनल हाईवे लेके आए। हमने स्पोर्ट्स के अंदर बेहतरीन काम किया, पूरे राजस्थान के अंदर नहीं, इंडिया में सिर्फ 62 खेलो इंडिया सेंटर खोले गए थे पूरे हिंदुस्तान में, और चूरू अकेले में 4 थे वैसा। तो हम किसी से पीछे थे नहीं, हमारी अटेंडेंस 100% थी लोकसभा के अंदर। पार्टी ने कहा पार्लियामेंट, पार्टी ने कहा स्टैंडिंग कमिटीज, एक भी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग मिस नहीं करी मैंने। तो परफॉर्मेंस जब थी तो कौन इसको क्लेम कर रहा था? एक व्यक्ति क्लेम कर रहा है और पार्टी उसकी सुन रही है। और 35 साल का एक सांसद इस परिवार के हम रहे हों और पार्टी का कोई व्यक्ति बात भी नहीं करना चाहे, और फिर मैं ऑप्शनिस्टिक भी हो गया, तो मतलब ये तो डबल बात होगी ना, कि आपके दोनों तुम लड्डू हैं भैया, आपकी सुन लो तो आप कुछ भी नहीं बात करने वाले, और नहीं सुनो तो आप ऑप्शनिस्टिक हो गए। तो ये बड़ा इजी सेड एंड देन डन काम है, इतना आसान लगता है, इतना होता नहीं है। लोगों ने अपनी जिंदगियां दी हैं, हमने हमारा परिवार दिया है, और कभी जाके पार्टी के दरवाजे पर खड़े होकर नहीं बोला कि हमें ये पद दे दीजिए, हमें ये बना दीजिए। और मैंने नहीं, काका साहब ने, काका के लोगों ने दिसंबर के बाद से शुरू कर दिया था कहना कि टिकट लेने देंगे नहीं। तो हमने उन्हीं को बताया था कि हम टिकट लेके तो आगे दूसरी पार्टी से, और जीत के भी जनता आप भेजेगी, आप देखते रहना। मानते हैं काका की फ्यूडल सोच है? 100% उनका कभी कंस्ट्रक्टिव माइंड रहा ही नहीं है। मैंने तभी तो चैलेंज किया था उनको इलेक्शन के टाइम पे कि आप तो 35 साल विधायक रहे हो, एक भी तो बिग टिकट डेवलपमेंट दिखा दो चूरू में जो आपने करवाया हो। बता ही नहीं सकते, मुझे पता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं मेरे यंग मैन, मैं आपको एक बात बता दूं। एक, आप पॉलिटिक्स ही करते हो, और बी, आप डेवलपमेंट करते हो। जब डेवलपमेंट का पाथ आप पकड़ लेते हो तो आपके पास पॉलिटिक्स का टाइम बचता ही नहीं है। पॉलिटिक्स वही कर सकते हैं जिनके पास में डेवलपमेंट का एजेंडा ही ना हो, क्योंकि किसने किसको क्या किया उसकी FIR दर्ज मत होने दो, उसकी गाड़ी का चालान कटवा दो, उसको घर से उठा लो, उसको ये कर दो, लोगों को जो प्रताड़ित किया उसको ट्रांसफ़र कर दो। आप जब इतना गिरते हो ना, तो जिस बंदे के भगवान ने हैंडीकैप हो जाता है बंदा, उसको भी आप ट्रांसफ़र करके बाड़मेर भेज देते हो। वो सोच बन जाती है, और इस सोच के साथ में अंकल जी ने यही जिंदगी भर काम किया है, और इसीलिए उनके 18th सेंचुरी की वही चल रहा है सिस्टम, उनके अंदर वो भरा हुआ है। ओके सर, उनसे भी अगर मौका मिलेगा तो पूछूंगा, जरूर पूछेगा। वन मोर थिंग, आपके काका के पास जो फिगर है, डेटा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, किस सोशल ग्रुप से कौन जीत के आया है, पंचायत लेवल, वार्ड पंच लेवल तक का डेटा है उनके पास, और किस सोशल ग्रुप का ब्लड कितना है, ये तक डेटा है। आपके पास बताइए, ये डेटा है क्या? चूरू कौन से इंडेक्स में कहाँ स्टैंड करता है, लाइक SDI हो गया, SDG हो गया, उसमें स्टैंड कहाँ करता है? काका के पास तो डेटा बहुत देखो जी, SDG क्या होते हैं पहले आपको पता नहीं होगा शायद, क्या होते हैं SDG मैं बताता हूँ आपको। SDG होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो UN हमें देता है। 16 गोल्स हैं, हर उस गोल के पैरामीटर के ऊपर हम अपना वर्क करते हैं। और हमारा कोशिश भी हमारी ये रहती है कि हम जब भी हम दिशा की मीटिंग लेते हैं कलेक्टर के सामने, और उस कलेक्टर के साथ मीटिंग के अंदर हमारी एक मीटिंग 7 to 8 आवर्स चलती है। हम हर उस चैप्टर को फोकस करते हैं, चाहे हमारा हेल्थ का पैरामीटर क्या हो, हमारे एजुकेशन क्या है। जब एजुकेशन का मैं देता हूँ कोई एग्जांपल आपको समझ मुझे से आ जाएगा। जब मैं सांसद था तो चूरू जिले के अंदर 438 स्कूलों में लाइट भी नहीं थी,
हम 438 स्कूलों में लाइट नहीं थी। हमने एक साथ सांसद कोटे से पैसा दिया और सांसद कोटे से पैसा देने के बाद में पूरे स्कूलों में लाइट पहुंची। और वो लाइट चूरू में ही नहीं, और चूरू राजस्थान का पहला जिला बन गया जिसके हर स्कूल में लाइट है। आज मेरे हर स्कूल की 12वीं के स्कूल में कंप्यूटर की लैब है, हाई स्पीड इंटरनेट है। हमने 400 मीटर का ट्रैक बनाने का काम किया। सभी एमएलएज ने, पंचायती राज ने, जिला परिषद ने, एक सांसद ने, सब ने कोशिश करके ट्रैक बनाने का काम किया। आज हम एजुकेशन के अंदर पूरे राजस्थान में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 भी चलते हैं। एजुकेशन हमारा बड़ा फोकस रहा है हमेशा। ऐसे हम हर पैरामीटर पे काम करके आगे बढ़ते हैं। किस कास्ट ने कितना खून दिया, क्या नहीं दिया, ये मेरी गणित नहीं है। न तो मैं कास्टिज्म को कोई फेवरिज्म करता हूँ। इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन जीतना और 5 साल का समय, दोनों में दिन रात का फर्क है। That's why we call मैं यही मानता हूं कि आप काम करोगे, पब्लिक के मन में इज्जत बनती है। आप पब्लिक कई बार बायस भी हो जाती है। आप कितना भी काम करवा लो, लोग वोट नहीं देंगे आपको। आप कुछ भी काम मत कराओ, लोग वोट देंगे। वोटिंग का हम बहुत अलग रखते हैं मैटर। हम अपनी एजुकेशन, अपनी क्वालिफिकेशन, अपने पैशन के साथ काम करते हैं और ये महसूस करते हैं कि जहां खड़े हैं वहां चूरू हमारा बेहतरीन नजर आए, इस मकसद से काम। आपके टाउन में सर पब्लिक लाइब्रेरी है? यस, पब्लिक लाइब्रेरी है हर जगह पर, जिस पैमाने पे होनी चाहिए थी। अब बता दूं, पब्लिक लाइब्रेरी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कल्चर मिनिस्ट्री की आती है। कल्चर मिनिस्ट्री के पास में इस चीज़ का फंडिंग भी होती है। आज हम उसी चीज़ के पीछे में, अब 4 साल से हमने हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगा रखी है कि एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे पब्लिक लाइब्रेरी सॉलिड बननी चाहिए, जिसका पैसा भारत सरकार देती है, का कल्चर मंत्रालय देता है। पर वही ब्यूरोक्रेसी के काम कराने में इतने लूप होल्स हैं, इतनी लेट हो जाता है आदमी कि वो कभी ये डॉक्यूमेंट नहीं, कभी ये फाइल नहीं, तो रेड टेप और बहुत ज़्यादा, बहुत बुरे हाल है। मैं टेपिज्म तो मैं नहीं कहूँगा, पर कहूँगा कि वक्त के साथ में रिफॉर्म्स लाने जरूरी थे। अब जरूरत उनकी सबसे ज़्यादा है, अदरवाइज आपको काम फील्ड में नजर आएगा ही नहीं। सर 2 डिफरेंस बताइए कांग्रेस एंड बीजेपी में। बताया ना आपको मैंने डिफरेंस, मेजर डिफरेंस अभी वो खुल के थोड़ा बताओ। आपने काम किया, मैं वो नहीं कहो आपका पास्ट था, उससे मैं गलबात भी नहीं करूँ। आपने काफ़ी प्लेटफॉर्म पे बातें रख भी दी है ऑलरेडी, पर मेजर डिफरेंस जो आप देखिए। मैंने आपको बहुत एक सिंपल चीज़ बता दी। देखिए, सभी पार्टीज जब बनती हैं या जिस विचार के साथ बनती हैं, उनका एक ही मकसद होता है कि पब्लिक एट लार्ज का बेनिफिट करना। ओके, ये एक सबसे बड़ा मूल थॉट के साथ पार्टियां चलती हैं और जनता तभी उनसे जुड़ती भी है। मैं कहने का समझता हूं कि बहुत बड़ा गैप, कम्युनिकेशन गैप बीजेपी में है, जो आज कांग्रेस में बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप आपकी बात को कहना चाहते हो तो वहाँ सुनने के लिए कान है, यहाँ पे कोई सुनने को आपकी बात को तैयार नहीं है। और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो चुकी है बीजेपी के अंदर, जो कांग्रेस में मुझे नज़र नहीं आती। आप इजी हैं, इजी टू अपनी बात को कहना चाहते हो तो कोई प्लेटफॉर्म मिलते हैं, वहाँ पे 1 वे कम्युनिकेशन है, यहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन है। सर राहुल कसवां जी एम्बिशियस नहीं है या स्टेबिलिटी चाहती है? मुझे इतना पता है कि मैं 5 साल के लिए सांसद हूँ। मैं मेरा काम करना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं मेरी स्टैंडिंग कमेटी के भी पैशन के साथ में, मुझे ट्रांसपोर्ट कमेटी में हूँ तो मुझे बड़ा शौक है उसका। मैं बड़ी मेहनत के साथ में उसको भी अटेंड करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मेरे क्षेत्र के अंदर लोगों से आप इजी टू अप्रोच हो, आप हम्बल हो नेचर के साथ में, आप लोगों से मिलनसार हो और आप लोगों के लिए काम करने के लिए तत्पर रहेंगे तो लोगों का आपको आशीर्वाद मिलता है। आपके फादर से लेके अभी तक आप लॉन्ग जर्नी रही है मिनिस्टर की पोस्ट के, और वो मैं नहीं कहता वो डिसाइड करती है पार्टी, पर आपका एम्बिशियस कुछ भी सिग्नल भी नहीं मिला। बट वी लाइक ग्रास रूट पीपल, लाइक पीपल्स वॉइस यू सर 1 or 2 फ्रंट फुट पे लड़ने वाले या बड़े स्टेज पे हम देखना चाहते हैं। दैट्स वाई सर आई एम आस्किंग। देखिए, वो तो जनता आशीर्वाद देगी तो पार्टी भी अपना, जब मौका लगेगा तो पार्टी भी मौका देगी। मैं मान के चलता हूँ इन चीज़ों के ऊपर। देखिए, वक्त बदल रहा है। आप एमपी हो, एमपी के बियॉन्ड आपकी गवर्नमेंट आती है, पार्टी जिम्मेदारी देती है। आपने स्टेटमेंट दिया मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इस बार में कुछ करूँ, मैं नहीं, मैं करता भी नहीं। फिर तो लटगाड़ है सर वहाँ बाड़मेर में, तो आपने पूरा धुआं निकाल दिया। वो ठीक है, वहाँ के लोकल एमपी ने हमें बुलाया तो हम चले गए, पर मेरा मेजर फोकस मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है और बहुत बड़ी है, 350 किलोमीटर लंबी है। सर 2-3 क्वेश्चन और रह गए आपसे। कल हनुमान बेनीवाल जी की एक रैली थी, मेजर रैली थी पेपर लीक को लेकर, आरपीएससी उबंग को लेकर। ये लॉन्ग टर्म से सचिन पायलट साहब के वकल रहे हैं इस इशूज़ पे, आरपीएससी उबंग करने को लेकर, तो इस पे आपका क्या व्यू है? बिल्कुल मेरा व्यू, मैंने अभी 3 दिन पहले ही भाषण दिया है संविधान रैली के ऊपर चूरू के अंदर। युवाओं का बहुत बड़ा ये डिमांड रही है। पेपर लीक बहुत बड़ा न्यूसेंस है।
और युवाओं की डिमांड पे सरकार ने कमिटमेंट किया था इलेक्शन टाइम के ऊपर, और आज तक उसको पूरा नहीं किया। मैं बिल्कुल हूँ, और मैं तो मानता हूँ कि ये आरपीएससी के अंदर तो यस बंद करना ही चाहिए, और साथ में रिफॉर्म चाहिए। लोग थक गए हैं, आए दिन पेपर लीक। एक बच्चा जो पढ़ता है, देखिए जी, मैंने फिर बताया आपको, बच्चों के पास साइंस है नहीं। सब बच्चे हमारे मोस्टली आर्ट्स के स्ट्रीम से आते हैं, कंपटीशन की तैयारियां करते हैं, सालों साल मेहनत करते हैं, कोचिंग्स लेते हैं, उसके बाद में फिर ये पेपर लीक हो जाए, तो मैं तो टोटली इसके डेड अगेंस्ट हूँ। और इसके ऊपर जो ये आरपीएससी की ये जो एग्ज़ाम्स की बात है, इसको भी जब पब्लिक में जब पता लग गया कितने लोगों के साथ में लोगों ने चीटिंग करके जॉब हासिल कर ली है, तो पब्लिक की जो इमोशन है, पब्लिक का सेंटीमेंट है, वो गवर्नमेंट को सुनना चाहिए। बहुत लाखों लोग उस भीड़ में उस मीटिंग में गए हैं, वो अपनी अटेंडेंस लगाने गए हैं कि हम इस कॉज के साथ में हैं। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजन लाल जी सुन के इस पर फैसला लेंगे। आपके इंडिया ब्लॉक से एमपीवी, एंड उन्होंने पब्लिकली काफ़ी बार आपके सपोर्ट में एक्सप्रेस किए, अपने थॉट किए, पर आपका अभी तक मेरा हमेशा बड़ा पॉजिटिव है। देखिए, उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स बहुत डिफरेंट है और मेरी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स बहुत डिफरेंट है। मैं हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और वो मुझे भी अपनी उतनी ही मुझे रिस्पेक्ट देते भी हैं। एक कॉज के लिए लड़ रहे हैं, ही इज़ अ फाइटर, हमेशा लड़ते आए हैं, और मैं जनता, हमारी यूथ उनके साथ में है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि एक इस कॉज के लिए लड़ रहे हैं, और पब्लिक उनके साथ दे रही है, और पब्लिक के साथ भी दे रही है, और वो जिस कॉज के लिए सरकार को सुनना चाहिए और सरकार को फैसला करना चाहिए। क्या फेडरल सिस्टम एग्जिस्ट करता है इंडिया में? लिटरली मतलब प्रॉपर प्रैक्टिकली फेडरल सिस्टम अभी एग्जिस्ट करता है? लाइक भजन लाल जी आपके राजस्थान में सीएम है, या सेंटर चला रही है सरकार, या राजस्थान से भी कुछ? देखिए, फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आप बिल्कुल सही है, और एक यंग हो आप, इतने आपने अच्छा टॉपिक चूज़ किया है। ये इसके ऊपर जितना भी चर्चा कीजिए कम है, क्योंकि इन बीते में 10 सालों में 11 सालों में जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स रही है कंट्री में, और स्टाइल ऑफ गवर्नेंस रही है, वो कंट्री के लिए बिल्कुल न्यू है। इसके लिए कंट्री कभी हैबिचुअल थी भी नहीं। जिस तरीके से काम अभी देखिए, पीएम साहब ने 2 दिन पहले ही एनडीए के सिर्फ चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग करी है। कभी सुनने को मिला नहीं ऐसी चीज़ें कि देश के अंदर भी जब पीएम साहब मीटिंग लेते हो तो क्या उसमें भी अलग अलग देश राज्यों के मुख्यमंत्री बुलाया जाता है क्या? पर स्ट्रक्चर वास्तव में चैलेंजिंग है, और यस, ये पब्लिक महसूस कर रही है कि कहीं ना कहीं भजन लाल सरकार दिल्ली से मॉनिटर होती है, और बहुत से ऐसे डिसीजंस हैं जिसके ऊपर डिसीजन मेकिंग की तो स्पीड ही नहीं है, मतलब इच्छा ही नहीं है। वेट है कि कभी कोई हाँ भरेगा तो वो डिसीजन लिया जाएगा। अब मैं बताता हूँ, चूरू जिले का खरीफ 2023 का क्लेम हमारा, उस क्लेम के अंदर एसजीआरसी में इंश्योरेंस कंपनी चलेगी, स्टेट लेवल ग्रीवियांस रिड्रेसल कमेटी जो होती है, उसमें बीमा कंपनी चलेगी, और बीमा कंपनी ने अपनी शिकायत दर्ज करा रखी है। आज 2 साल होने वाले हैं, बीमा कंपनी की उस शिकायत के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट एक मीटिंग तक नहीं बुलाती। मीटिंग बुलाएगी तो किसानों को क्लेम मिलेगा। अब क्या करेगा कोई गवर्नमेंट ऐसी, जो गवर्नमेंट 2-2 साल तक, जबकि गवर्नमेंट के मिनिस्टर जो सिर्फ हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात कही कि अगर कोई बीमा देने में लेट करेगा तो किसान को बीमा ब्याज के साथ स्टेट गवर्नमेंट को देने का उसका हक दिया जाएगा। चौहान साहब है मिनिस्टर। ओके सर, 750 करोड़ बीमा क्लेम था। ओके, 2021 की बात कर रहे हैं आप, एंड 250 करोड़ है अभी रिलीज हुआ है। तो सर ये पहले का ही है, इसमें उस टाइम मोदी रिजीम में भी आपने रेस किया था इशू, क्योंकि 2021 का। देखिए, आपको बात आप जो उठाइए, मैं आपको थोड़ा फैक्ट ठीक कर देता हूँ। 2021 के अंदर स्टेट टेक्निकल असेसमेंट कमेटी ने फैसला लिया कि हम किसानों को जो क्लेम है वो सैटेलाइट और क्रॉप कटिंग के एडजस्टमेंट पे देंगे। उससे हमारा क्लेम घट के 250 करोड़ आ गया था। हमने इसकी शिकायत दर्ज करी, हमने भारत सरकार में मुद्दा उठाया, पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया, और काफ़ी किसान आंदोलन भी हुए, और फिर स्टेट गवर्नमेंट ने दोबारा से स्टैक बुलाई, और फैसला लिया गया कि स्टैक के अंदर कि जिसकी क्रॉप कटिंग हुई है उसको तो हम क्रॉप कटिंग से ही देंगे, और जिसकी नहीं हुई है उसको अनुपात में देंगे। अब ये फैसला 2023 के दिसंबर में फैसला लिया गया, और आज 24 से लेकर 25 पे हम आ गए। वो फाइल कभी तो जाती दिल्ली, और राजस्थान सरकार के अधिकारियों ने लिख दिया कि दिल्ली इसके ऊपर राय दे। दिल्ली कहती कि हम क्यों राय दें, हमारा फैसला ही नहीं है, फैसला आपका है। तो वो फुटबॉल बना हुआ है हमारा, कभी तो हम दिल्ली होते हैं, कभी हम जयपुर होते हैं,
तो फैसला स्टेट गवर्नमेंट को लेना है कि 2021 के अंदर जो स्टैक का फैसला आ गया, उसके बाद में किसानों को आप क्लेम सैटेलाइट पे के बजाय क्रॉप कटिंग के आधार पे देने का काम करें, तो चूरू जिले में 450-500 करोड़ का क्लेम और आएगा हमारा। ओके, एंड उस पर आप काफ़ी एग्री भी है, बहुत पार्टीज, आप इंडिया ब्लॉक भी लड़ रहा है सर। सैटेलाइट एंड क्रॉप कटिंग में इसमें डिफरेंस क्या होता है सर? क्या सैटेलाइट की जो मेजरमेंट है वो NMBFC हमारी एक संस्था है, जो सैटेलाइट के से आपको ये बताती है कि उस समय पे कितनी आपकी बरसात हुई थी, कितनी पैदावार हुई थी, उसका एक एवरेज डेटा यील्ड निकालते हैं। वो साइंटिफिकली मैं इसको सही नहीं मानता हूँ, क्योंकि फील्ड और वो एक बेसिक एवरेज डेटा में दिन रात का फर्क होता है। उसी कारण देखिए ना, आप सैटेलाइट का नाम लेते साथ ही 700 करोड़ का जो क्लेम था वो 250 करोड़ रुपये का टिक गया। तो ये सैटेलाइट को बेसिक खाली अगर सरकारें मुआवजा देना चाहती हों तो आप उसके ऊपर उसकी राय ले सकते हो, पर उसको एग्जीक्यूट करने का कोई लॉजिक नहीं है। और जबकि प्रावधान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में साफ साफ दिया हुआ है कि अगर पटवार मंडल पे प्रॉब्लम है तो आप तहसील का एवरेज दे सकते हो, और तहसील के लेवल पे प्रॉब्लम है तो जिले का जो एवरेज निकल के आया नुकसान का, वो नुकसान की भरपाई आप उस तहसील उस ब्लॉक में कर सकते हो। ओके, तो ये टेक्नोलॉजी का मिसयूज हो रहा है या कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो रहा है सर? आप टेक्नोलॉजी इसमें इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत बड़ा इसमें बेनिफिट लिया है इस प्रॉब्लम का, कहीं और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस मैंने 10 बार पढ़ी हुई है, कहीं ये मेंशन्ड नहीं है कि इसी के आधार पे ही दिया जाएगा। ओके, वो आप उसकी राय ले सकते हो, पर जब बीमा कंपनी के ऑफिसर ने क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट पे साइन कर दिया तो फिर वो क्वेश्चन कैसे रेज कर सकता है? ये लॉबी इनकी काम कर रही है। यस। ओके सर, माय लास्ट क्वेश्चन सर, एक इंदिरा गांधी जी की रिजिम थी, स्टेबल गवर्नमेंट मानते हैं हम लोग, एंड आफ्टर अभी मोदी गवर्नमेंट है जो स्टेबल है। तो वेरियस स्कॉलर आर्ग्यू करते हैं कि जब भी स्टेबल गवर्नमेंट आती है या वेस्टर्न स्पेशली यूएस की बात करें अपन, उनको नेक दिखाने के काम करते हैं या उनके अगेंस्ट होते हैं। अभी तो ये तो राइट विंग है, फिर भी नहीं है इतना। तो जब ऐसा होता है तो इंडिया में इंसर्जेंसी होती है, लाइक खालिस्तान इशू 84 में हुआ था, एंड वेरियस नॉर्थ ईस्ट में हुआ था, या कहीं भी अपन देख लीजिए, चाइना से और से, एंड अभी पाकिस्तान को प्रॉक्सी के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, एंड फार्मर इशू हो गए, एंड अभी भी नॉर्थ ईस्ट में। तो ये बांग्लादेश से भी स्टेटमेंट आ रहे हैं, चाइना से भी आ रही है। इन इश्यूज़ को ये देखते हैं कि जब इंडिया में स्टेबल गवर्नमेंट आती है तो ये सिविल सोसाइटी होगी और होगी वेस्ट की बेकिंग काम कर रही है। तो इस पर आपके क्या व्यू है सर? थोड़ा इंसाइट दीजिए। देखिए, मैं इसके बारे में डिटेल में कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता, पर मैं इतना अवश्य जरूर कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट का एक काम है कि कंट्री के अंदर जो कंट्री मैन है उन सभी लोगों का एक सौहार्दपूर्ण माहौल में देश चले, कंसेंसस बिल्ड, सबको साथ लेकर चले। आज तक कहीं ना कहीं नैरेटिव ऐसा सेट कर दिया गया है कि गवर्नमेंट, जो आज इलेक्शंस हो रहे हैं वो कास्टिज्म और रिलीजन पे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कहीं पे रिलीजन यूज़ किया जा रहा है बहुत बड़े पैमाने के ऊपर, और कहीं पे कास्टिज्म। हरियाणा का चुनाव क्या था? कास्टिज्म पे था। 35+1 का चुनाव बनाया गया और लोगों ने खुले मत से बोला, मैं आपके इंटरव्यू पे नाम लेना नहीं चाहता, पर मैं इतना जानता हूं कि जो इस तरह के लूज थॉट के साथ में पॉलिटिक्स करते हैं वो कंट्री में अराजकता लेके आते हैं। आप सोसाइटी को 2 हिस्सों में बांट देते हो, फिर आदमी देखता नहीं है कि आप गलत हो कि सही हो, फिर आदमी आपका रंग देखता है। कास्टिज्म का जो आलम बनाया गया है, इन सालों में बना है, उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। धर्म और जाति के नाम पे जो करेगी राजनीति, वो देश को कमज़ोर ही करेगी, कभी मजबूत नहीं कर सकती। और जब आपको इतना सॉलिड मैंडेट मिला हुआ हो तो सबको साथ लेके, अब भूख है, अब 15 साल के बाद में कितने साल और करना चाहते हैं भी? आप राज सत्ता में हो तो क्या मानसिकता के साथ बैठे हुए हो? तो मैं समझता हूँ कि पार्टी का ये अपना जो माइंडसेट है चेंज करने की ज़रूरत है। इसी के कारण कंट्री के अंदर आप देखिए ना, लोगों की मानसिकता देखिए कि जो हमारी आर्मी ऑफिसर कर्नल कुरैशी मैम थी, उसके बारे में किस थॉट के साथ में आपने बात बोली, मतलब क्या भरा हुआ होगा दिमाग में आपके? सर, ये फ्रिंज एलिमेंट कैसे एलिमिनेट करेंगे? देखिए, तो पार्टी को देखना है, पार्टी को तो ऑन द स्पॉट FIR लॉन्च करके सस्पेंड करना चाहिए। आप कह रहे हो आर्मी नतमस्तक होगी, क्या क्या बोल रहे हो आप? मतलब आप किसको, एक व्यक्ति को या एक सिस्टम को आप कितना इन्फ्लुएंस, कितना इंप्रेस करना चाहोगे कि आप किस हद तक गिरोगे?
तो ये जो चीजें हैं, इसमें अगर आपको गवर्नमेंट का स्टैंड मजबूत होता, डे 1 पे एफआईआर होती, तो आज चीजें होती नहीं। वेरियस स्टेट से सर एम्बेसीज माफ़ी मांगनी पड़ती है। हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, सोकॉल्ड मीडिया तो मैं नहीं कहूँगा सर, ये एंटरटेनमेंट करते हैं। आप यंग हो, आप अच्छा करिए काम। सर इनकी वजह से हमारे जो एम्बेसीज है ईरान में अभी भी अपोलाइज किया, उनके लिए रिग्रेट किया, काफ़ी जगह जो ये रिलेशन भी बिगाड़ रहे हैं। तो आई एम ग्लैड टू टॉक यू सर, रियली ऑनर सर। काफ़ी लंबी बात करना चाह रहा था बट आज कितनी लंबी? 1 घंटा हो गया अपने को। बहुत लंबी सर, असि फिर मिलेंगे सर। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।